आज हमारा क्लास 10th में रासायनिक अभिक्रियाओं में पहले पार्ट में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका समावेश है। वियोजन अभिक्रिया के बारे में आपने देख लिया था कि किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, क्या है। तो अब हम 5-6 दिनों के अंदर विज्ञान में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं का ही समावेश करेंगे। तो चलिए प्रिय मित्रों, प्रश्न इस प्रकार से हैं, विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो ध्यान रखें, इस बार जो पहले पार्ट में है प्रिय मित्रों, एक तो वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया तो 100% आने की संभावना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको विस्तार से अच्छे से समझाया गया है। दूसरा, यह प्रश्न विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यह भी क्या है, इसी की तरह विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया, यह भी क्या है प्रिय मित्रों, विस्थापन अभिक्रिया, यह भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों में से 3 नंबर का मेजर पार्ट का प्रश्न छपना तय है। तो जब हमें उम्मीद होती है कि यह प्रश्न आएगा, 100% आएगा, तो चलिए इसका तोड़ क्या है कि हमें एक तो होता है डायरेक्ट अभिक्रिया को समझना, एक होता है प्रिय मित्रों नोट्स के रूप में हमें लिखना कि किस प्रकार से हमें लिखना है। पिछली बार उपचयन और अपचयन में से प्रश्न आ चुका है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं, इनमें से जो प्रश्न मेजर दिए जाते हैं उनमें से 1 नंबर का प्रश्न बनाने के प्रयास करते हैं और यहां पर मेन फोकस रहेगा इस बार रेडॉक्स अभिक्रिया पर। और जैसे ही हम ये पढ़ लेते हैं तो लास्ट जो संक्षारण है, विकृत गंधिता है, ये तो बहुत नॉर्मल जो है फैक्ट है, उनको हम समझने का आसान से प्रयास करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए तथा अपचयन व अपचयन में अंतर लिखिए व रेडॉक्स अभिक्रिया को समझाइए। तो चलिए हम यहां पर शुरुआत करते हैं प्रिय मित्रों। सबसे पहला जो हमारा फैक्ट पड़ाव बिंदु है वो है विस्थापन अभिक्रिया के बारे में कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से हमें लिखना है जिससे हमारे अच्छे मार्क्स आए। तो इनको लिखने का भी हम अभ्यास करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा रहेगा विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले प्रिय मित्रों विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है यह हमें समझाना है। विस्थापन का अर्थ होता है स्थान परिवर्तन। तो प्रिय मित्रों यहां पर हम कहें यानी इसका अर्थ, सबसे पहले हम कहें अर्थ क्या है, अर्थ होता है प्रिय मित्रों स्थान परिवर्तन, परिवर्तन। ये तो हो गया इसका स्थान परिवर्तन विस्थापन अभिक्रिया का। अब हम कहें अभिक्रिया क्या होती है, तो चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया है। मान लीजिए प्रिय मित्रों ये कोई एक मेला भरा हुआ है, आप मेले के अंदर जाते हैं। तो मेले के अंदर जा रहे हैं और आपके मन में आता है कि हम कुछ खाएं। मान लीजिए यहां पर आपके क्या है, गोलगप्पे रखे हुए हैं दुकान के अंदर, यहां पर गोलगप्पे रखे हुए हैं, आप चाहते हैं मैं इन गोलगप्पे को खा लूं। लेकिन क्या होता है, आप सोचते हैं ये गोलगप्पे खाएं, लेकिन पास में ही एक अट्रैक्टिव दुकान है, एक ये है और एक इस प्रकार से कोई दड़ी लगाई हुई है जिसके अंदर ऊपर क्या रखे हुए हैं प्रिय मित्रों, अंडे रखे हुए हैं। क्या है, अंडे, और वो अच्छे से सजे नहीं है। और इस दुकान पर एक जोकर की टोपी है, अच्छे से सजी हुई है और इसके अंदर बर्गर और इस प्रकार से हैं। तो आपका मन क्या करेगा प्रिय मित्रों, यहां पर आप गोलगप्पे जिसे पानी पतासा कहते हैं इसकी बजाय आप सोचेंगे काश ये हम खा लें, जीभ चटपटी रहती है ही तो बिल्कुल। और इसको देख के आप कहेंगे नहीं यार, इसके तुलना में तो गोलगप्पे ही बेस्ट है, यदि यह दुकान नहीं रहे तो यहां पर हम क्या कहेंगे, देखिए यह कम अट्रैक्टिव होने से गोलगप्पे का स्थान नहीं ले सका, लेकिन यहां पर प्रिय मित्रों ये जो वस्तु है पास में ढाबा है, बर्गर है, बहुत अट्रैक्टिव है और इसमें ट्यून्स भी बज रही है, आपके जो आपको अच्छी ट्यून्स लग रही है वो इसमें बज रही है, सोफ्टी भी है, लटकाई हुई है। तो आप सोचते हैं यार आज गोलगप्पे छोड़ देते हैं, गोलगप्पे तो रोज खाते हैं, आज इसको खा लेते हैं। तो इसका मतलब गोलगप्पे का स्थान इसने ले लिया। चलिए हम समझते हैं क्या होता है इसमें। प्रिय मित्रों विस्थापन का अर्थ स्थान परिवर्तन होता है। अब मैं इसकी परिभाषा लिखूं तो क्या होगी, तो यहां पर हम लिखेंगे इसकी परिभाषा, परिभाषा
तो देखिए इस प्रकार से यदि हम अपनी नोटबुक में लिखते हैं बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। आप रेड पेन की जगह, हम कोई जरूरी नहीं है, ये हेडलाइंस के लिए आप ब्लैक पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नीला लिखना है आपको नीला, और प्रिय मित्रों ग्रीन और लाल पेन परीक्षा की नोटबुक में आपको यूज नहीं करना है। तो चलिए कॉपी के अंदर आपको यूज नहीं करना है। हम कहेंगे जब कोई यानी वे रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान रखें रासायनिक अभिक्रिया पूरा शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उनके यौगिक से विस्थापित कर देती है, तो इस अभिक्रिया को प्रिय मित्रों विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अब हम इसको पूरा समझने का प्रयास करते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उनके यौगिक से विस्थापित कर देती है, और तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो प्रिय मित्रों ध्यान रखना, इस अभिक्रिया में एक तो हमारे पास में अधिक क्रियाशील धातु शब्द आया है, और एक मेरे पास में कम क्रियाशील धातु शब्द आया है, और एक यौगिक आया है। ये तीन वर्ड आपको याद रखने हैं, अधिक क्रियाशील धातु, फिर हम कम क्रियाशील धातु, फिर यौगिक। तो चलिए परिभाषा किस प्रकार से हो जाएगी, तीन कच्चे आरेख आपको याद रखने हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को किससे विस्थापित कर देती है? उनके यौगिक से विस्थापित कर देती है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको हम समझते हैं, तो एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। तो हम कहेंगे जैसे में प्रिय मित्रों हमारे पास में है ए, और यहां पर ये है बी, ए और बी, ये फिर यहां पर मेरे पास में है सी, ये मेरे पास में है प्रिय मित्रों क्रियाकारक। क्या है? क्रियाकारक। अब यहां पर हमारे पास में बनेगा क्या? ये जब सी ए से अधिक क्रियाशील होगा तो ए को बाहर निकाल देगा और बनेगा सी, और ये बी बन जाएगा और ए बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास में क्या होता है? उत्पाद होता है। तो इस अभिक्रिया को सबसे पहले हमने अभी समझाया है, इसका उदाहरण नहीं लिखा है। जब अभिक्रियाएं 3 नंबर की आती है तो हमें इस प्रकार के आंसर लिखने होंगे प्रिय मित्रों, जिससे हमारी नोटबुक में अलग से ही आंसर हैं, वो जो है टीचर हैं उनको लगे, जिससे अच्छे मार्क्स आए। तो चलिए यहां पर मैं उम्मीद करता हूं अभी पहला पड़ाव आपने पार कर लिया होगा। अब नेक्स्ट में कल हमने एक जो सक्रियता श्रेणी देखी थी, उसी के अनुसार विस्थापन अभिक्रिया डिपेंड करती है। अब हम कहेंगे इसके उदाहरण। तो प्रिय मित्रों इसके उदाहरण हम लिखेंगे, उदाहरण से हम आसानी से समझ सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया को। तो यहां पर हम कह सकते हैं उदाहरण। चलिए इनके उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण में प्रिय मित्रों यहां हमारे पास में है उदाहरण ए, यहां पर है CuSO4 प्लस जिंक, इसका नाम है कॉपर सल्फेट, और इसका नाम है प्रिय मित्रों जिंक। जब ये अभिक्रिया करता है वही बन गया, ये वाला ए बनता है,
ये वाला बी बनता है। तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूं प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना ऐसा नहीं हो आप परीक्षा में भी उसमें गोला करने लग जाओ। यहां पर ये जिंक जो है या ये कॉपर है, इस पर होता है प्लस आवेश, सल्फेट पे होता है प्रिय मित्रों माइनस आवेश, इस जिंक पे होता है प्लस आवेश। अब हम क्या कहेंगे, बनेगा क्या, देखिए प्लस वाला धातु है, धातु को विस्थापित करेगा और ये मेरे पास में एक लवण है यानी यौगिक है। तो यहां पर हम समझते हैं ये प्लस वाला यहां आएगा तो मेरे पास में बन जाएगा ZnSO4 और ये कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रिय मित्रों इस अभिक्रिया को आप आसानी से समझ गए होंगे कि कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जब जिंक से कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और प्लस मेरे पास में कॉपर धातु, कॉपर धातु क्या होती है, बाहर निकल सक्रियता श्रेणी होती है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Pb, Sn, H, कॉपर, Ag, Au और यहां Hg आ जाता है। ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो तत्वों की क्रियाशीलता में क्या आ रही है प्रिय मित्रों, कमी आ रही है। अब यह हम देखेंगे क्या अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। तो चलिए यहां जिंक धातु देखते हैं तो ये जिंक इधर आ रही है और कॉपर क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है। तो जिंक ऊपर आ रहा है, कॉपर नीचे आ रहा है, इसका मतलब यह है जिंक धातु कॉपर से अधिक क्रियाशील है। यही विस्थापन अभिक्रिया बताती है प्रिय मित्रों, जो धातु हमारे पास में है वो उन यौगिक से दूसरी धातु को विस्थापित करेगी तो वो अधिक क्रियाशील होनी चाहिए। तो यहां जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होने से यह अभिक्रिया आसानी से हो जाती है। तो इसमें हम लिखेंगे इस अभिक्रिया में, तो यहां आप समझ गए होंगे यह अभिक्रिया क्यों हो रही है। तो चलिए यहां पर हम लिखेंगे इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में जिंक धातु ने, जिंक धातु ने कॉपर सल्फेट CuSO4 से कॉपर धातु को विस्थापित कर दिया, विस्थापित कर दिया। क्योंकि क्यों कर दिया प्रिय मित्रों, क्योंकि जिंक धातु कॉपर धातु से अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रकार से आपको फैक्ट लिखने हैं प्रिय मित्रों, यहां पर यह अभिक्रिया क्यों हो रही है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं जिसके को लिखते ही हम आसानी से एक बार समझ जाएंगे। तो एग्जाम्पल बी, तो विस्थापन अभिक्रिया जैसे आती है तो आप दोनों में से कोई एग्जाम्पल अपनी जो है आंसर बुक में लिख सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं बी हमारे पास में एग्जाम्पल इस प्रकार से है CuSO4 ये मेरे पास में है कॉपर सल्फेट का नीला विलियन, कॉपर सल्फेट का नीला विलियन है और मेरे पास में यहां पे है लोहा, यहां पे हम कह सकते हैं आयरन। तो प्रिय मित्रों एक बात ध्यान रखना, आपको कहे कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या होगा, जब लोहे का चूर्ण डाल दिया जाता है या लोहे की छीलन डाल दी जाती है या लोहे का बुरादा डाल दिया जाता है या लोहे की कील डाल दी जाती है। देखिए इसमें कुछ भी लोहे का डाले उसका संकेत F ही रहेगा। यहां पर आप लिख सकते हैं लोहे का चूर्ण परीक्षा में दिया है तो लोहे का चूर्ण, लोहे का छीलन दिया है तो लोहे का छीलन का मतलब होता है लोहे का छिलका। तो चलिए अभिक्रिया किस प्रकार से होगी प्रिय मित्रों, यहां बनेगा FeSO4 प्लस निकल जाएगा बाहर कॉपर, इसका नाम है फेरस सल्फेट। क्या नाम है, फेरस सल्फेट। और इसका नाम है कॉपर धातु, कॉपर।
तो यहां पर इस अभिक्रिया में हम क्या कहेंगे प्रिय मित्रों, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया इस अभिक्रिया में Fe ने CuSO4 से कॉपर धातु का विस्थापित कर दिया, कारण यही है क्योंकि Fe धातु कॉपर से अधिक क्रियाशील हैं। और यहां पर हम ये कह सकते हैं, यहां पर दूसरा पॉइंट लगा के लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया में CuSO4 में Fe डालने पर CuSO4 का नीला रंग मलिन हो जाता है, मलिन हो जाता है, क्योंकि Fe CuSO4 से कॉपर धातु को विस्थापित कर देता है, वह FeSO4 बनता है। जबकि हम जानते हैं प्रिय मित्रों, CuSO4 का नीला रंग Cu+2 आयन के कारण होता है, यानी CuSO4 में क्या है प्रिय मित्रों, ये जब हम देखते हैं तो ये Cu इसमें +2 अवस्था में रहता है और ये +0 में बदल जाता है। कॉपर सल्फेट का नीला रंग कॉपर+2 आयन के कारण होता है, जैसे हीमोग्लोबिन का लाल रंग Fe2+ आयन के कारण होता है। इसी प्रकार CuSO4 का नीला रंग कॉपर के कारण होता है। और हम कहें पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, मैग्नीशियम आयन के कारण होता है, जो क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो इस अभिक्रिया को आप समझ गए होंगे। तो यहां पर इस अभिक्रिया में CuSO4 में Fe डालने पर CuSO4 का प्रिय मित्रों नीला रंग मलिन हो जाता है, क्योंकि Fe CuSO4 से कॉपर धातु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, वह FeSO4 बनाता है। FeSO4 बनने के कारण ही इसका रंग मलिन हो जाता है। जबकि हम जानते हैं CuSO4 का नीला रंग कॉपर+2 आयन के कारण होता है। तो ये जब आयन कॉपर+2 है वो बाहर निकल जाता है CuSO4 से कॉपर के रूप में, तो इसका रंग मलिन हो जाता है। ये थी हमारे पास में द्विविस्थापन अभिक्रिया, और यही अभिक्रिया हमारे रेडॉक्स अभिक्रिया में काम आएगी। ध्यान रखना प्रिय मित्रों, जब आपको रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया पूछे तो आप कोई भी द्विविस्थापन अभिक्रिया को आप लिख सकते हैं, वो रेडॉक्स अभिक्रिया के ही उदाहरण माने जाते हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, देखो नाम ही बता रहा है द्विविस्थापन का अर्थ क्या होता है, दो आयनों का आदान प्रदान, दो का स्थान परिवर्तन, और यहां पर स्थान परिवर्तन होगा आयनों का। द्वि का मतलब दो होता है, तो हम कहेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों
कारकों, अभिकारक को प्रिय मित्रों क्रिया कारक भी कहते हैं। क्रिया कारक, अभिकारक, क्रिया कारक में आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। पहले आप हेडिंग लगाकर फिर इसके नीचे 2 अंडरलाइन कर देना, फिर यह अभिक्रिया हमारे पास में इस प्रकार से हो जाएगी। तो हम कहेंगे कैसे? तो जैसे, इसको ऐसे समझाएंगे जैसे के हिसाब से। ये हमारे पास में है प्रिय मित्रों A, ये मेरे पास में है B। इसकी अभिक्रिया में कराऊंगा C और ये मेरे पास में है D। ये मेरे पास में है प्रिय मित्रों अभिकारक। अभिकारक जिसे क्रियाकारक या रिएक्टेंट भी कहते हैं। इस पर होता है प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस। तो अब यहां पर बनेगा क्या? आप इतना सा ध्यान रखना, द्विविस्थापन में ये वाला इसके साथ में जुड़ेगा। लेकिन जब भी कोई लवण बनता है, लवण में जैसे मैं बात करूं प्रिय मित्रों, रटने की जरूरत है नहीं। NaCl, Na प्लस और माइनस, लवण में पहले तत्व पर प्लस आता है, दूसरे तत्व पर माइनस आता है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया में ये वाला इससे जुड़ेगा तो पहले C लिखा जाएगा, फिर हमारे पास में आएगा B और फिर हम कहेंगे A और फिर मेरे पास में ये D आ जाएगा। यानी A तो इसके साथ में जुड़ेगा और B इसके साथ में जुड़ेगा, ये बन जाएगा उत्पाद। यहां आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इनमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। अब हम कहें उदाहरण क्या है इसके, तो चलिए इसके उदाहरण लिखते हैं प्रिय मित्रों। उदाहरण है हमारे पास में बेरियम क्लोराइड। इसका नाम है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड प्लस हम कहें Na2SO4। इसका नाम है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट इसका नाम है। बनेगा क्या? तो हम यहां पे कह सकते हैं प्रिय मित्रों, बनेगा इस प्रकार से। आप अपने जो ब्लैक पेन है उसकी सहायता से आप आसानी से समझा सकते हैं। बनेगा यहां पर ये वाला कंपाउंड, तो एग्जामिनर के आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने पहले ही कहा था ये और ये आपस में जुड़ेगा, तो ये वाला ये जुड़ेगा, लेकिन ये पहले लिखा जाएगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2NaCl। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। इसका नाम है प्लस प्रिय मित्रों Ba इसके साथ में जुड़ेगा, तो यहां पे हम कहेंगे BaSO4। ये होता है बेरियम सल्फेट और ये होता है सफेद अवक्षेप होता है। तो यह मेरे पास में किसका उदाहरण है प्रिय मित्रों? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण आ गया। तो हम कह सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आप लिख भी सकते हैं कि यहां पर आप लिख लें, इस अभिक्रिया में जब बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट से कराते हैं तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, वह सोडियम क्लोराइड साथ में प्राप्त होता है, जो एक प्रकार से द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट हमारे पास में दूसरा। अब देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है प्रिय मित्रों? यह वेरी इंपॉर्टेंट इसीलिए है आपके, ये जो सीईटी यानी हम कहें रिट के जो एग्जाम हुए थे और सीईटी का जो एग्जाम हुआ था, इसमें ये डायरेक्ट विज्ञान वालों के लिए प्रश्न था, जनरल साइंस में प्रश्न था सीईटी वालों के लिए। तो हम कह सकते हैं ये क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण हो गया। डायरेक्ट रिएक्शन दी हुई थी और कहा गया था ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है।
तो पहला ही ऑप्शन था सीईटी में द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन, वियोजन या संयोजन। तो आंसर क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया, यह पहला ही ऑप्शन था और सेम डिटो रिएक्शन दी हुई थी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कभी कभार प्रिय मित्रों हम कोई एग्जांपल भूल जाते हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल भी तो हमारे पास में रहना चाहिए। हथियार हमारे पास में ध्यान रखें 2-3 होने चाहिए। परीक्षा में मान लीजिए कभी हमने ब्रह्मास्त्र हम भूल गए तोड़, तो कर्ण की तरह ऐसा नहीं हो हमारे पर कोई प्रहार कर दे, हमें उस समय पाशुपाश अस्त्र के भी हमें प्रयोग आने चाहिए, विष्णु अस्त्र के भी चलाने के प्रयोग आने चाहिए। वो आएंगे प्रिय मित्रों आप जब न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेस से जुड़कर तमाम वीडियो अच्छे से देखेंगे। तो यहां पर बी में एग्जाम्पल ले सकता हूं प्रिय मित्रों, जब मेरे पास में है HCl और यहां पर मैं इसकी अभिक्रिया करा रहा हूं NaOH की। तो देखिए इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड, यानी इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। जब ये रिएक्शन करते हैं तो प्रिय मित्रों क्या बनता है? यहां पर ये NaCl बन जाता है, NaCl बन जाता है और HOH बन जाता है। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। और इस भाई साहब का नाम तो पूरी दुनिया में हम जानते हैं, इसका नाम है जल। क्या है? जल, वाटर के रूप में इसको जाना जाता है, एक्वा भी इसको कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं द्विविस्थापन अभिक्रिया को आप आसानी से समझ गए होंगे और विस्थापन अभिक्रिया को भी समझ गए हैं। अगला प्रश्न पड़ाव हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा ऑक्सीकरण, उपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया को समझाने के लिए, जिससे आपका वीडियो भी लंबा न हो और आप आसानी से देख सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।